कॉम्प्लेक्स आपको हमें पता है कि कोऑर्डिनेशन होती है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनता है जिसमें इलेक्ट्रॉन पेयर की डोनेशन और एक्सेप्टेंस होती है। लिविस एसिड लिविस बेस कॉन्सेप्ट को अगर हम माइंड में लाएं तो जो मेटल है वो एज ए लिविस एसिड बिहेव करता है, वो इलेक्ट्रॉन का पेयर एक्सेप्ट करता है, और जो बेस है वो यहाँ जो लिगेंड है वो एज ए बेस रिएक्ट करता है, वो इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट करता है। ठीक है, मतलब अब फैक्टर्स के हवाले से जब हम बात करते हैं तो जाहिर है कि सारे कॉम्प्लेक्सेस में स्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यूज डिफरेंट होती हैं, तो हम उन फैक्टर्स को देखना चाहते हैं कि कैसे कैसे वो चेंज होती हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर इन फैक्टर्स को जो है ना हम दो तरह से देख सकते हैं। मिसाल के तौर पर पहले ये कि हम लिगेंड एक रखें, ठीक है, फर्ज करें लिगेंड हमारा एल ही है, ठीक है, और मेटल जो है वो हम एल उसका जो बॉन्ड है वो M1 के साथ बनाएं, एक मेटल के साथ, ठीक है, दूसरी मेटल के साथ, ठीक है, तीसरी मेटल के साथ, M3 के साथ, ठीक है, चौथी मेटल के साथ और पांचवी मेटल के साथ। तो उसमें हम देखें कि सेम लिगेंड के साथ जब मुख्तलिफ मेटल्स बॉन्ड बनाती हैं तो उनके स्टेबिलिटी कांस्टेंट पे क्या फर्क आता है। ठीक है, एक तो ये हम देखते हैं कि मेटल्स चेंज होने से, लिगेंड अगर सेम रहे तो मेटल्स चेंज होने से क्या फर्क पड़ता है स्टेबिलिटी कांस्टेंट पे, और जाहिर उसमें हम फिर देखें कि मेटल की कौन सी प्रॉपर्टीज हैं उस मेटल की जो उसको अफेक्ट कर रही हैं। दूसरा हमारे पास जो मेथडोलॉजी हो सकती है, दूसरा हमारे पास जो पॉइंट हो सकते हैं, दूसरा एस्पेक्ट जो हो सकता है वो ये है कि हम सेम मेटल्स के साथ डिफरेंट लिगेंड के अटैचमेंट को नोट करें। मतलब लिगेंड 1 है, लिगेंड 2 है, ठीक है, लिगेंड 3 है, लिगेंड 4 है और लिगेंड 5 है। डिफरेंट जो लिगेंड है उनकी एक ही मेटल के साथ उनकी बॉन्डिंग करवाएं और फिर हम देखें कि उनके स्टेबिलिटी कांस्टेंट में क्या फर्क आ रहा है। वो जो स्टेबिलिटी कांस्टेंट में फर्क आएगा जाहिर है वो लिगेंड चेंज करने से आ रहा है, तो फिर हम देखेंगे कि किस तरह के लिगेंड के साथ जब मेटल बॉन्ड बनाएगा तो उसका बॉन्ड कितना स्ट्रॉन्ग होगा, ये कितनी जल्दी बनेगा, वो जो हमने थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी और काइनेटिक स्टेबिलिटी के हवाले से पढ़ा हुआ है। तो बेसिकली हमने ये दो एस्पेक्ट के हवाले से इसको डिस्कस करेंगे। तो अगर हम इन दो एस्पेक्ट्स को समराइज करें तो हमारे पास जो समरी ये बनती है कि दो तरह के फैक्टर्स हो सकते हैं। एक वो फैक्टर जो मेटल्स के साथ एसोसिएटेड है, मतलब मेटल चेंज करने से जो चेंज होते हैं, ठीक है, और दूसरे वो फैक्टर्स जो कि लिगेंड्स के साथ एसोसिएटेड हैं, जो लिगेंड चेंज करने से चेंज होंगे। तो इन दो फैक्टर्स को हमने डिस्कस करना है। ठीक है, तो ये इनको देखते हैं जी वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एक स्पेसिफिक मेटल्स को या एक स्पेसिफिक कॉम्प्लेक्स को या किसी सीरीज ऑफ कॉम्प्लेक्सेस को अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास हैं फैक्टर्स एसोसिएटेड विद मेटल्स। ठीक है, वो फैक्टर्स जो मेटल्स के साथ मेटल के साथ रिलेटेड, मेटल से रिलेटेड फैक्टर्स हैं, उनको हम देखते हैं सबसे पहले। तो उनमें सबसे पहले आ जाता है जी चार्ज ऑन मेटल। ठीक है ना, मेटल के ऊपर जो चार्ज है उस चार्ज को वेरी करने से क्या चेंज आता है स्टेबिलिटी कांस्टेंट पे। ठीक है, तो इसके लिए जनरल ट्रेंड ये है कि जैसे जैसे मेटल पे चार्ज बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। देखें चार्ज बढ़ने से क्या होता है, मेटल के ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ने से क्या होता है कि वो एक स्ट्रॉन्ग लिविस एसिड बनता है। लिविस एसिड वो होता है जो इलेक्ट्रॉन का पेयर एक्सेप्ट करता है। जी मुनीब। तो बेसिकली अगर आप चार्ज की बात कर रहे हो तो चार्ज फिर दो तरह का होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही, ऐसे ही है? मेटल की बात करें, मेटल पे आमतौर पे पॉजिटिव चार्ज ही होता है, मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती हैं। ठीक है, बात आपकी बिल्कुल ठीक है, मगर जब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा तो फिर ये कह लें कि बैक डोनेशन करेगा, और जब बैक डोनेशन होगा तो ओहो, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। हम पाई एक्सेप्टर की बात ही नहीं कर रहे, हम तो जनरल कॉम्प्लेक्सेस को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, हाँ, ये सारे कॉम्प्लेक्सेस की बात कर रहे हैं, अब हम पाई एक्सेप्टर पे नहीं है हम। सही है ना, ये जो जनरल आपने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ी हुई है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस पढ़े हुए हैं, हम उनकी स्टेबिलिटी को डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा जी, तो मेटल के हवाले से मैं बात कर रहा था कि सबसे पहला जो फैक्टर है चार्ज ऑन मेटल। ठीक है, तो वो कैसे इफेक्ट करता है कि मैंने कहा कि भाई जितना चार्ज ज्यादा होता है ना मेटल के ऊपर, ठीक है, उतना उसका जो ना वो स्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा होगी। मसलन अगर आपके पास एक मेटल है M, ठीक है, उसके ऊपर प्लस चार्ज है, +1 है, और उसी मेटल पे अगर उसके एक सेकंड जो ना वो उसका है वेरिएबल वैलेंसी में एक +2 वाला है और एक उसी मेटल का +3 वाला भी हमारे पास कैटायन मौजूद है, तो इन तीनों के जब कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे, मिसाल के तौर पर आप इसके पानी के साथ बना लें, किसी भी चीज के साथ जनरल कॉम्प्लेक्सेस बना लें। फर्ज करें इसमें वाटर लिगेंड है, वाटर के साथ इसका कॉम्प्लेक्सेस बना है, यहाँ पे भी वाटर के साथ बना है कॉम्प्लेक्सेस, मतलब लिगेंड सेम है। ठीक है, मेटल की जो फॉर्म है वो चेंज हो रही है तीनों में। ये मैं स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो तीनों में क्या होगा कि मेटल भी सेम है, लिगेंड भी सेम है, लेकिन किस चीज का फर्क है, चार्ज और मेटल का फर्क है। तो हम देखेंगे कि ये जो K1 है, ठीक है, ये लेस देन होगा K2 से,
और K2 जो है वो लेस देन होगा K3 से, ठीक है। मतलब ये जो तीसरे वाला स्टेप है इसके लिए जो फॉर्मेशन कांस्टेंट की वैल्यू है वो सबसे ज्यादा होगी, स्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। वजह क्या है, क्योंकि तीसरी मेटल पे चार्ज जो है वो क्या है, सबसे ज्यादा है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हायर है। ऑक्सीडेशन स्टेट हायर होने से क्या होता है कि वो एक अच्छा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर बन जाता है, ठीक है, उसकी अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन के लिए ज्यादा हो जाती है, तो इस वजह से उसका लिगेंड के साथ जो बॉन्ड बनता है वो बड़ा मजबूत बनता है, ठीक है। तो एक और एग्जांपल यहाँ पे दी हुई है कि जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स वाले हैं वो अमोनिया या स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स के साथ जो है वो ज्यादा अच्छा बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। तो एक स्पेसिफिक एग्जांपल अगर हम बात करें, आयरन के दो जो आपके पास वेरिएबल वैलेंसी पाई जाती है, एक उसकी +2 वाली और एक +3 वाली, फेरस और फेरिक की फॉर्म में। तो अगर +2 वाले की आप स्टेबिलिटी कांस्टेंट को कंपेयर करेंगे +3 वाले के साथ, सेम लिगेंड के साथ, तो फिर +3 वाले की स्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ये उसमें इफेक्ट होता है मेटल के चार्ज का स्टेबिलिटी कांस्टेंट पे, सही है। अच्छा जी, इसी तरह से दूसरा हमारे पास जो फैक्टर आ जाता है साइज ऑफ द मेटल का, ठीक है। साइज ऑफ द मेटल का क्या है कि भाई चार्ज अगर सेम हो, अगर हमारे पास 3-4 मेटल्स हैं, मिसाल के तौर पर नीचे अगर आपके पास डिफरेंट मेटल्स लिखी हुई हैं, ठीक है, अगर हम जो है वो पहली ट्रांजिशन सीरीज की मेटल्स की एग्जांपल ले लेते हैं, मिसाल के तौर पर Fe+2 है, ठीक है, या यूँ समझें आप ना अल्कलाइन अर्थ मेटल्स ले लें, ठीक है, जिसमें आपके पास आ जाता है मैग्नीशियम आ जाता है, ठीक है, +2 चार्ज है, उसके बाद कैल्शियम आ जाता है +2 चार्ज है, और स्ट्रोंशियम आ जाता है +2 चार्ज है। अब इन सब के ऊपर चार्ज सेम है, ठीक है, और अगर आप इन सारी मेटल्स का सेम लिगेंड के साथ आप बॉन्ड बनाएं, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, मिसाल के तौर पर इसका भी OH के साथ बना रहे हैं, इसका भी आप OH के साथ बना रहे हैं, तो अब भी आप देखेंगे कि इन सब के स्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यूज डिफरेंट होंगी, ठीक है। मतलब अब क्या, पहले क्या हमने क्या कहा जी कि चार्ज डिफरेंट होने से स्टेबिलिटी कांस्टेंट वेरी कर रहा है, अब हमने क्या किया, चार्ज भी सेम रख दिया। जब चार्ज सेम रखेंगे तो स्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यूज डिफरेंट आएंगी। मिसाल के तौर पर आपको एक नीचे एक सीक्वेंस दिया गया है कि अगर आप इन मेटल्स को के स्टेबिलिटी कांस्टेंट को अरेंज करें तो इनमें सबसे हाईएस्ट जो स्टेबिलिटी कांस्टेंट है वो कॉपर का आ रहा है, इधर से इधर जाए तो डिक्रीज हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है, और इसका भी कम है, सही है। तो ये एक जो ऐसा क्यों आ रहा है, हालांकि सारी मेटल्स पे चार्ज क्या है, सेम है, और मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर लिगेंड भी सेम रखें, हम लिगेंड भी सेम रखेंगे तो फिर भी हम यही ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। तो ऐसा क्यों हुआ है, ऐसा क्या चेंज आई है, जो चीज चेंज आई है वो ये है कि इन सब का साइज डिफरेंट है, सही है ना। मिसाल के तौर पर हमने पढ़ा हुआ पीरियोडिक टेबल में जनरल ट्रेंड कि अगर आप ग्रुप में टॉप टू बॉटम आते हैं तो साइज जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है, ठीक है। और फर्ज करें आप दूसरे ग्रुप की बात करें जिसमें बेरिलियम है, ठीक है, बेरिलियम से लेके मैग्नीशियम, फिर कैल्शियम और फिर स्ट्रोंशियम, इन सब पे चार्ज तो +2 ही है, ठीक है, चार्ज +2 है, लेकिन इन सब का साइज क्या है, डिफरेंट है। अब साइज डिफरेंट होने से क्या होता है कि भाई साइज डिफरेंट होने से जिस चीज पे फर्क पड़ता है उसको हम कहते हैं चार्ज डेंसिटी, ठीक है। चार्ज डेंसिटी क्या होती है कि जो चार्ज डेंसिटी है जिसको मैं CD कह रहा हूँ, चार्ज डेंसिटी, ठीक है, ये इज इक्वल टू होती है चार्ज ओवर साइज, ठीक है, इसको रेडियस रेशियो भी कहते हैं, ठीक है, या रेडियस से इसको डिवाइड करते हैं। अब आप देखें इन सब में चार्ज तो सेम है, ठीक है, लेकिन साइज आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। साइज बढ़ने से क्या होगा कि चार्ज डेंसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाएगी, ठीक है। और चार्ज डेंसिटी कम होगी तो चार्ज डेंसिटी कम होने का मतलब ये है कि उसकी अट्रैक्शन जो है वो लिगेंड के लिए वीक हो रही है। आपने एक टर्म पढ़ी हुई है, ये सुनी होगी, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है कि हमें पता है कि एक न्यूक्लियस के अंदर जो है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन होते हैं। अब न्यूक्लियस से बाहर जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, अब इन इलेक्ट्रॉन्स में आपने पढ़ा हुआ जी शील्ड इफेक्ट भी है, ठीक है, आपने पढ़ा हुआ जी, फर्ज करनी थी पहले शेल में, दूसरे तीसरे शेल में। अब हम कहते हैं कि ये जो आखिरी शेल पे लगने वाली अट्रैक्शन है ना, इस अट्रैक्शन को कम करते हैं ये दरमियान वाले शेल में जो दो आ रहे हैं, इनकी वजह से आखिरी पे उतनी अट्रैक्शन नहीं लगती जितनी होनी चाहिए थी। मिसाल के तौर पर अगर न्यूक्लियस की टोटल अट्रैक्शन 10 है और एंड तक पहुंचते पहुंचते वो रह जाती है फर्ज करें 4, ठीक है, तो इसमें जो 6 का डिक्रीज आया है, ठीक है, ये शील्डिंग इफेक्ट की वजह से आया है। अब शील्डिंग इफेक्ट की वजह से डिक्रीज आने के बाद जो एक्चुअल फोर्स लग रही है अट्रैक्शन की वो कितनी लग रही है, 4।
ये जो एक्चुअल अट्रैक्शन लगती है ना न्यूक्लियस की आखिर वाले इलेक्ट्रॉन्स पे, इसको हम कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, टोटल चार्ज 10 था, लेकिन जो एंड वाले इलेक्ट्रॉन फील कर रहे हैं वो कितना कर रहे हैं, 4 कर रहे हैं, इसको हम कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, तो साइज बढ़ने से क्या होता है कि जितना जितना साइज बड़ा होगा न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स में फासला ज्यादा होता है वेलेंस इलेक्ट्रॉन में, और न्यूक्लियस और वेलेंस इलेक्ट्रॉन में फासला ज्यादा होने से क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होने का मतलब क्या है कि उसकी जो अट्रैक्शन है आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स के लिए या इनकमिंग जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो अट्रैक्शन कम होती है, और जिसकी वजह से क्या होता है जी कि स्टेबिलिटी कांस्टेंट कम हो जाएगा। तो मतलब ये है कि जितना मेटल का साइज बड़ा होगा ना, हम कह सकते हैं कि जो साइज ऑफ मेटल है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्टेबिलिटी कांस्टेंट के। जितना साइज बड़ा होगा स्टेबिलिटी कांस्टेंट उतना ही कम होगा, जितना साइज छोटा होगा। हाँ, साइज के साथ साथ एक चीज हमने बतानी है कि सेम चार्ज हो। हम जब कंपेयर करेंगे तो सिमिलर चीजों को कंपेयर करते हैं, कोई ऐसी चीजों को कंपेयर करते हैं जिनमें कोई चीज मुश्तरक हो। ठीक है, अच्छा अब हमारे ये नीचे जो सीक्वेंस नजर आ रहा है आपको, इसको अर्विंग विलियम सीरीज कहते हैं। ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड एक डाटा है जिसकी बुनियाद पर ये एक सीक्वेंस बनाया गया है कि अगर हम इन मेटल्स का आपस में कंपेयर करें तो इनमें से सबसे हाईएस्ट स्टेबिलिटी कांस्टेंट किसका होगा जी, कॉपर का होगा, और बाकी सबका जो ना वो कम होगा। ठीक है, तो ये रेडियस रेशियो और चार्ज डेंसिटी की बात होगी, और ये साइज ऑफ द मेटल के बाद जिंक का होगा। नहीं देखिए ना, जिंक का कॉपर से कम है। ठीक है ना, ये साइन आपको नजर आ रहा है, ये वाला लेस देन का साइन है कि जिंक की जो स्टेबिलिटी आगे समझ ठीक है, लेस देन है कॉपर से। आपने इनका क्वेश्चन। हाँ, तीसरा फैक्टर जो हमारे पास आ जाता है वो इन्हीं दो फैक्टर से रिलेटेड है भी और नहीं भी। ठीक है, अगर आप देखें जो मैंने आपको सीक्वेंस दिखाया है ये अर्विंग विलियम वाला, ठीक है, इस सीक्वेंस में हमने एक बात तो कर दी, जनरल बात हमने कर दी कि भाई ये जो सीक्वेंस है ना ये तकरीबन जो है ना वो रेडियस रेशियो पे और चार्ज डेंसिटी पे डिपेंड करता है। ठीक है ना, अब चार्ज डेंसिटी से मुराद ये है कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब आप इधर से इधर आ रहे हैं तो जो साइज है ना, चार्ज तो सेम है, तो मैं कहता हूँ साइज जो होता है वो क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, साइज डिक्रीज करेगा तो चार्ज डेंसिटी इधर से इधर जो होती है वो चार्ज डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, क्योंकि चार्ज डेंसिटी जो है ना वो साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, चार्ज तो सेम है सब पे। ठीक है, मतलब ये है कि यहाँ पे ये जो सीक्वेंस है अगर हम इसको कहें कि ये सिर्फ साइज पे डिपेंड कर रहा है तो फिर होना ये चाहिए था कि ये यहाँ पे जो वेरिएशन आ रही है कि जिंक की भी कम है कॉपर से, ऐसा नहीं था होना चाहिए। मसलन क्या यहाँ पे कहना मैं क्या चाह रहा हूँ कि अगर हम जो इस सीक्वेंस को फॉलो करें तो जो साइजेस है ना उनका ट्रेंड जो है ना वो कुछ इस तरह से बनता है। ठीक है, साइज मतलब मैं कह सकता हूँ कि सबसे जो बड़ा साइज है ना यहाँ पे वो बेसिकली इधर से इधर आते डिक्रीज होता है, लेकिन यहाँ मतलब यहाँ पे हम अगर देखें सबसे बड़ा जो सबसे छोटा साइज बनता है वो किसका बनता है, निकल का बनता है। ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो चार्ज डेंसिटी सबसे ज्यादा होनी चाहिए वो किसकी है, निकल की होनी चाहिए, और अगर उसकी चार्ज डेंसिटी सबसे ज्यादा है तो उसकी स्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यू भी सबसे ज्यादा निकल की होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा, स्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यू सबसे ज्यादा कॉपर की आ रही है। जी मुनीब, पीछे वाली स्लाइड जरा कीजिएगा, उसमें एक फॉल्ट मुझे लग रहा है। हाँ जी सर, यहाँ पे सबसे छोटा साइज है वो कैल्शियम का नहीं होगा, कैल्शियम या मैग्नीशियम का, जब वो +2 की फॉर्म में आएंगे तो नहीं, तो उसके पीछे क्या रीजन है? उसकी ना ये साइज का तो नहीं ट्रेंड मैंने शो किया हुआ, ये साइज तो है ही नहीं। सर मेरी बात सुने भाई ये सर साइज ऑफ मेटल पे डिपेंड कर रहा है, स्टेबिलिटी जो है, मैं ये और कह रहा चार्ज हूँ पे भी। ये जो मैंने ट्रेंड शो किया है ये स्टेबिलिटी कांस्टेंट का जो है ना वो ट्रेंड है ये वाला, और मैं कह रहा हूँ कि ये इन ठीक है, ये अगले जो पॉइंट में मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये ठीक है कुछ किसी हद तक साइज पे डिपेंड करता है, लेकिन सारे का सारा साइज पे डिपेंड नहीं करेगा। सर मेरी बात सुने, मैं जो क्वेश्चन आपसे कर रहा हूँ आपकी बात से ही क्वेश्चन कर रहा हूँ कि आपने कहा कि जितना उसका साइज छोटा होगा उतना ज्यादा स्टेबल होगा, उतना उसका स्टेबिलिटी जितना उसके ऊपर ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा।
जी बिल्कुल सही है। उसके ऊपर चार्ज काफी ज्यादा स्टेबल होगा। ये दोनों बातें आपने की है ना। हाँ ये मैं दो, कह रहा हूँ हाँ। कि जो साइज सबसे छोटा है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम का है, ठीक है, मगर ये जिंक से और कॉपर से पहले पड़े हुए हैं। अब यहाँ पे दो बातें आपने पहले समझने की कोशिश करनी। ये जो मैंने इन सर्कल किए हैं ना चार, ठीक है, ये जो ठीक चार है। इन सर्कल किए मैंने, ये आपके हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल, और इनमें जो सबसे छोटा साइज है वो मैग्नीशियम का है, ठीक सही है। है ना। और यहाँ तक आपको ट्रेंड समझ आ रहा है कि इधर से इधर जाए साइज डिक्रीज कर रहा है, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी कांस्टेंट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। बढ़ रहा है। अच्छा, अब ये जो आते हैं ना ये सारे के सारे, ये ग्रुप जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है ना 3D वाले, ये वो है सारे के सारे, मैंगनीज, फेरम, कोबाल्ट, निकल, ठीक है। कॉपर और जिंक, सही है। अब होता ये है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स में क्या होता है कि जब आप आमतौर पे पीरियड में लेफ्ट टू राइट जब आप मूव करते हैं, ठीक है, तो होता ये है कि जनरल ट्रेंड ये है कि साइज डिक्रीज करता है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो चीज है ना साइज डिक्रीज करने वाली, वो यहाँ तक तो समझ में आ रही है। हाँ सर, ये मैं आपसे करूँ यहाँ तक समझ आ रही, बाकी क्या क्या सीन समझ आ चल रही रहा है। है? अब यहाँ पे ये जो वेरिएशन आई है ना, ये क्यों आई है, इसको मैं आगे डिस्कस करने लगा हूँ, ठीक है। ठीक है। अच्छा, एक बात मैं अगेन बता दूं कि ये साइज का ट्रेंड नहीं है, ये स्टेबिलिटी कांस्टेंट का ट्रेंड है, ठीक है। ये साइज पे डिपेंड कर रहा है किसी हद तक, लेकिन मुकम्मल तौर पे साइज पे डिपेंड नहीं कर रहा। सर ठीक है। अच्छा, अब ये जो क्वेश्चन आया हमारे ज़हन में कि भाई साइज का ट्रेंड तो ये है जो हमने यहाँ पे मैंने दिखाया हुआ है नेक्स्ट पेज पे, ये वाला साइज का ट्रेंड ये है, ये मैंने उन चारों को निकाल दिया, ये सिर्फ 3D ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, ठीक है ना। इनमें साइज का ट्रेंड कुछ इस तरह से है कि निकल तक साइज डिक्रीज करता है, लेकिन निकल के बाद कॉपर और जिंक में साइज इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। इसकी क्या रीजन है? इसकी रीजन ये है कि भाई वो जो डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व होने की वजह से, ठीक है, सॉरी ये देखें निकल, हाँ, डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व होने की वजह से क्या है कि निकल तक तो जो ना वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता रहता है, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि जब कॉपर और जिंक की बारी आती है तो उनका डी ऑर्बिटल फिल हो जाता है, ठीक है। और डी ऑर्बिटल फिल होने की वजह से यहाँ पे जो ना वो आपने एक वो सुना हुआ है टर्म लेंथ नाइट कॉन्ट्रैक्शन के हवाले से, उसमें क्या होता है कि उस वजह से ना ये इन दोनों का साइज जो ना वो जनरल ट्रेंड को फॉलो नहीं कर रहा, इनका साइज जो ना वो बड़ा होता है निकल से, सही है ना। जिंक का सबसे बड़ा है, कॉपर का फिर हालांकि वो क्या हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था, ठीक है। अब सर जी, जी इसमें एक और चीज नहीं देख सकते हम कि जब हमारे पास लास्ट वाला आएगा जिंक से पहले जो कॉपर है, तो उसमें 3D10 हो जाएगा 3D9 के बजाय, एस से लेकर इलेक्ट्रॉन उसमें आ जाएगा। डी कंप्लीट होने की वजह से ये दोनों में इस तरह से ये काम हुआ है ना, डी कंप्लीट होने की वजह से दोनों में ट्रेंड से वेरिएशन आई है, ठीक है। सिंपल ये कह सकते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन डी में जाएगा एस से, तो फिर उसका साइज बड़ा हो जाएगा, यानी कह रहे हैं कि नहीं इलेक्ट्रॉन डी में वो ज्यादा चले गए अब। नहीं, वो डी से एस में जाने का नहीं, ये एक फैक्ट हम डिस्कस कर रहे हैं कि इनका साइज का ट्रेंड ये बनता है, सही है। ठीक है। अब लेकिन जो हम स्टेबिलिटी कांस्टेंट का ट्रेंड शो कर रहे हैं ना, उसमें यहाँ पे गड़बड़ है, उसमें यहाँ पे भी इस तरह का साइन है, ठीक है। इन दोनों में फर्क आ रहा है, ये बात समझ आ रही है, ठीक है। ये जो यहाँ पे वेरिएशन आई है ये वाली, ये वेरिएशन इसकी क्या रीजन है? अगर हम इसको सिर्फ साइज पे कह रहे हैं कि डिपेंड करता होता तो फिर ये वेरिएशन नहीं थी आनी चाहिए, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ साइज पे डिपेंड नहीं कर रहा, बल्कि ये साइज के साथ साथ क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना। अब क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट क्या है? अगर आपने क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आपके माइंड में हो, CFT जिसको आप कहते हैं, ठीक है, तो CFT में हम पढ़ते हैं कि जो इसकी स्प्लिटिंग होती है, जो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट है कि इसकी जो स्प्लिटिंग होती है, ठीक है, T2G में और EG में, ये जो स्प्लिटिंग होती है T2G में और EG में, ठीक है। अब हम कहते हैं कि ये जो T2G है या जो EG है, एक की एनर्जी कम है एक की ज्यादा है, एक डिस्टेबलाइज करता है और एक उसको जो है वो स्टेबलाइज करने की कोशिश करता है, ठीक है ना। एक डिस्टेबलाइज करता है और एक क्या करता है जिसको स्टेबलाइज करने की कोशिश करता है। अच्छा, अब उसके नतीजे में क्या होता है कि भाई हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डिस्कस करते हैं कि T2G में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, EG में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। जितने इलेक्ट्रॉन T2G में ज्यादा होंगे EG की निस्बत, उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी आएगी, जितने इलेक्ट्रॉन EG में जाएंगे उतनी जो ना वो स्टेबिलिटी कम होगी। अब जिंक में क्या होता है, जिंक में अंदर डी के अंदर जिंक जब +2 की फॉर्म में है तो इसके डी में 10 इलेक्ट्रॉन है, डी में 10 इलेक्ट्रॉन होने का मतलब इसका T2G भी फील्ड है, ठीक है, और EG भी क्या है,
फील्ड है। ये दोनों फील्ड होने की वजह से क्या होता है कि इसके अंदर जितनी स्टेबिलिटी है उतनी ही अनस्टेबिलिटी है। मतलब यूं कह सकते हैं कि इसकी जो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी है वो क्या है, 0 है। ठीक है, तो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी 0 होने की वजह से हम कहते हैं कि उसकी जो स्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यू है वो कम है, किसकी निस्बत, कॉपर की निस्बत। ठीक है, और कॉपर की जो स्टेबिलिटी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी वो सबसे ज्यादा है बाकियों में से, और जिंक से भी क्या है, ज्यादा है। जी मुनीब, ये पॉइंट समझ ही नहीं आया, पता नहीं क्या आपने इसका बताया। मैंने इसकी ये बात बताई है कि ये जो जिंक का साइज बड़ा है, मतलब उसका सॉरी जिंक का साइज कॉपर से छोटा है। ठीक है, जिंक का साइज कॉपर से छोटा है, लेकिन उसकी जो वो है ना स्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा है उसकी, सॉरी जिंक देखें ये यहाँ पे इस चीज में मैं कह रहा हूँ कि जिंक का साइज छोटा है लेकिन उसकी स्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यू भी कम है। अब हमने कहा था कि जितना साइज छोटा होगा स्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा होगी, लेकिन जिंक की कॉपर से क्या हो गई, कम हो गई। जिंक की कॉपर से कम होने की वजह क्या है, उसकी वजह मैंने बताई है कि जो आपने CFT का कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है कि स्प्लिटिंग होती है डी ऑर्बिटल की ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में। ठीक है, EG में और T2G में। ठीक है, ट्रिपली डिजेनरेट और इक्वली डिजेनरेट ऊपर वाले। ठीक है, 2 और ऊपर चले जाते हैं, 3 नीचे चले जाते हैं एनर्जी में। इनमें इलेक्ट्रॉन्स की जो तादाद है ना दोनों में, वो डिसाइड करती है कि वो कॉम्प्लेक्स कितना स्टेबल होगा, और उसी हिसाब से हम कैलकुलेट करते हैं क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। अब होता क्या है कि जिंक के अंदर, ठीक है, 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं डी के अंदर, जिंक +2 की फॉर्म में जब होता है तो 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं डी के अंदर, और वो 10 इलेक्ट्रॉन किस तरह से होंगे कि वो सारे के सारे T2G भी फील्ड है। ठीक है, और EG की भी सारे के सारे क्या है, फील्ड है। अब जितने ये स्टेबलाइज कर रहे हैं उतने ही ये क्या कर रहे हैं, डिस्टेबलाइज कर रहे हैं। तो ओवरऑल ना तो ये स्टेबल है ना ही अनस्टेबल है, मतलब कह सकते हैं कि इसकी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी क्या है, 0 है। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी जी सर जी, 0 कैसे होगी इस T2G में? तो ये 6 है और ऊपर 4 है, तो 2 नहीं आएगा इसमें से। नहीं बच्चे, ये MOT नहीं है। 0 किस तरह हो रही है? मैं आपको बता रहा हूँ कि देखें ये MOT सर का बता रहे हैं फिर मैं बोलने लगा हूँ। अच्छा देखिए, उसमें ये होता है कि इसका जो फैक्टर होता है ना, मल्टीप्लाइंग फैक्टर, वो दोनों का सेम नहीं होता। ठीक है ना, मतलब ये MOT वाला आपको जो चीज कंफ्यूज कर रही है वो MOT वाला कॉन्सेप्ट है कि हम उसको माइनस करके तो उसको 2 पे डिवाइड करके, यहाँ पे ऐसा नहीं होता। ठीक है, हम ये कहते हैं कि जितना ऊपर वालों की और नीचे वालों की EG की और T2G की टोटल एनर्जी बराबर होती है, जितनी T2G की कम होती है उतनी ही उसकी ज्यादा होती है। एक स्टेबलाइज करता है और एक क्या करता है, डिस्टेबलाइज करता है। सही है ना। मिसाल के तौर पर इसका एक फॉर्मूला, उसमें क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी में हर एक जो T2G है उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 0.4 से, और हर एक EG को हम मल्टीप्लाई करते हैं 0.6 से। मिसाल के तौर पर इनमें हम ऊपर वालों को करेंगे 0.6 मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक है, तो जवाब आएगा 2.4। ठीक है, इसी तरह हम नीचे वालों को मल्टीप्लाई करते हैं 0.4 मल्टीप्लाई बाय 6, तो यहाँ पे भी जवाब आएगा 2.4। इस तरह से इन दोनों की एनर्जी क्या आ रही है, इक्वल आ रही है। एनर्जी इक्वल आने से मतलब ये है कि जितना वो डिस्टेबलाइज कर रहा है उतना ही ये स्टेबलाइज करता है। तो ओवरऑल क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी क्या है, 0 है। जी मुनीब। सर एक्चुअली ये ना कंसेप्ट लाजमी तौर पे मौजूद है, लेकिन इस वक्त हमारे ज़हन में नहीं है। मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ ना, मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ ये कॉन्सेप्ट। अच्छा जी, CFT आपको पता है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस को मैं डिस्कस करने लगा हूँ। CFT का कॉन्सेप्ट ये है कि ये जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है, इसमें ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए, सही है, जब एक लिगेंड आएगा, सही है, लिगेंड, ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स आपको नजर आ रहा है स्क्रीन पे। अच्छा, अब वो जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस बनाने के लिए लिगेंड आता है, आपने 5 तरह के d ऑर्बिटल पड़े हुए हैं, dx², y², ठीक है, dz² और dxy, dxz और dyz। ठीक है, अब ये 5 d ऑर्बिटल हैं मेटल के पास और 6 लिगेंड आ रहे हैं। अब ये 6 लिगेंड्स ने आके अरेंज कहाँ पे होना है,
ये आपको अगर आप उसको गौर से देखें तो ये लेट्स सपोज अगर आपका वाई एक्सिस है, ये वाला अगर आप इसको कहें जी ये वाई एक्सिस है, ठीक है, मैं इसका कलर चेंज करता हूँ, ठीक है, ये फर्ज करें ये वाई एक्सिस है, ठीक है, ये अच्छा जी ये वाई एक्सिस, और इसको हम कहें जी कि ये हमारा है एक्स एक्सिस, ठीक है, और ये लेट्स सपोज हमारा है जी एक्सिस, मतलब ये वाला, सही है। तो मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो लिगेंड आया है वो 3 एक्सिस से आया है, एक्स एक्सिस से, वाई एक्सिस से और जी एक्सिस से, अलोंग द एक्सिस आए हैं लिगेंड, ठीक है। अच्छा, अब उनके रास्ते में जो डी ऑर्बिटल आते हैं ना लिगेंड के रास्ते में, रास्ते से मुराद है वो वाला डी ऑर्बिटल जो एक्स एक्सिस पे है या वाई पे है या जी पे है, ठीक है, उनके ऊपर लिगेंड की डायरेक्ट रिपल्शन लगेगी। अब रास्ते में कौन आ रहा है, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जी स्क्वायर, 2 रास्ते में आ रहे हैं, बाकी ये 3 उसके रास्ते में नहीं आ रहे, ये साइडों पे हैं, कोई यहाँ पे है, कोई यहाँ पे है, कोई यहाँ पे है, इनके ऊपर डायरेक्ट रिपल्शन नहीं लग रही, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा कि जो 5 डी ऑर्बिटल थे ना उनमें से 2 पे डायरेक्ट रिपल्शन लगती है। डायरेक्ट रिपल्शन लगने की वजह से क्या होता है कि ये जो फर्ज करें 1 2 3 4 5 डी ऑर्बिटल थे, इनमें से 2 के ऊपर डायरेक्ट रिपल्शन लगने से उनकी एनर्जी बाकी 3 से क्या हो गई, ज्यादा हो गई, और जो बाकी 3 है उनकी एनर्जी रिपल्शन ना लगने की वजह से इनकी निस्बत कम हो गई, ठीक है। अब ये इस तरह से कम ज्यादा होती है कि जितनी ऊपर वालों की ये इस तरह से इसमें जो ना वो चेंज आता है कि जितनी उसकी ज्यादा हुई है ऊपर वालों की, उतनी इसकी क्या होगी, नीचे वालों की कम होगी, ठीक है। मतलब हम कह सकते हैं कि ये जो एनर्जी डिफरेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक का, ठीक है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का, ये टोटल एनर्जी डिफरेंस जो होता है ना वो सेम होता है, ठीक है। लेकिन अब नीचे 3 ऑर्बिटल हैं, ऊपर 2 ऑर्बिटल हैं, ठीक है, और इनमें हर ऑर्बिटल में आपको पता है 2-2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो अब हमने अगर एनर्जी कैलकुलेट करनी हो कि भाई इसके अंदर इतने इलेक्ट्रॉन है, तो इसके ऑर्बिटल की एनर्जी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि T2G में कितनी एनर्जी है टोटल और EG में कितनी है, वहां से हमें पता चलता है कि ये कितना स्टेबल है या अनस्टेबल है। जी मुनीर, ये बात समझ आई है। इसकी मिसाल आप एक उससे देते हैं, वो जो स्पॉन्ज होता है ना, ठीक है ना, कि उसको एक बॉल होता है जो फुटबॉल होता है ऐसे नरम सा, ठीक है, उसके अंदर हवा है, तो आप उसको ऐसे दबाते हैं जहां से, और जब आप दबाएंगे, फर्ज करें अगर आप यहाँ से उसको दबाएंगे तो वो इधर से बाहर को निकल जाएगा, इधर से दबाएंगे तो इधर से बाहर को निकल जाएगा, ठीक है, इधर को दबाएंगे तो वो इधर से क्या हो जाएगा, बाहर को निकल जाएगा। ये एक्शन और रिएक्शन है कि वो एक तरफ से दब गया, दूसरी तरफ से वो बाहर आ गया है। ये बात समझ रहे हैं? तो ऐसा ही यहाँ पे हुआ है कि 2 को आपने दबा लिया, उनकी एनर्जी ज्यादा कर दी है, बाकी 3 की उतनी ही क्या हो गई है, कम हो गई है, ताकि पूरे का पूरा सिस्टम एक बैलेंस में रहे। जी सर, मगर इसमें तो ये भी हो सकता है ना कि 3 जो डी ऑर्बिटल है वो सामने आ जाए लिगेंड के, नहीं, वो डिपेंड करता है कि लिगेंड आ कहां से रहा है, ठीक है, ठीक है। अगर लिगेंड इन बिटवीन द एक्सिस आ रहा है तो फिर वो सामने आएंगे, जैसा कि आप उसमें पढ़ेंगे टेट्राहेड्रल में, ठीक है ना, टेट्राहेड्रल में उलट हो जाता है, ये 3 ऊपर चले जाते हैं, वो 2 नीचे आ जाते हैं, क्योंकि टेट्राहेड्रल में वो जो लिगेंड है वो एक्सिस पे नहीं आ रहा होता, मतलब एक्स वाई जी एक्सिस पे नहीं होता, बल्कि इनके दरमियान से आ रहा होता है, सही है ना। तो उसकी उसमें फिर क्या होता है कि वो जो दूसरे 3 है ना वो रास्ते में आ जाते हैं और ये वाले साइड पे रह जाते हैं, ठीक है, ठीक है। तो तब फिर जो ना वो काम उलट हो जाता है। मसलन ये एक्सिस है ना, ये 3 एक्सिस हैं, ठीक है, और अगर वो लिगेंड यहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, तो जो चीज इनके रास्ते में वो उनको रिपेल करेगा, बाकी जो साइडों पे पड़ी हुई हैं, जो यहाँ पे पड़ी हैं, जो यहाँ पर, उनको वो उनकी एनर्जी कम हो जाएगी। ये बात समझ आ रही है? जी सर, अब समझ आ गया। अच्छा, अब मैं अगली बात जो हम करने लगे थे वो ये थी कि भाई जब इनके अंदर स्प्लिटिंग हो जाती है, अब हमने डी इलेक्ट्रॉन फिल करने होते हैं, कि फर्ज करो उसके अंदर डी इलेक्ट्रॉन है 5, ठीक है, तो वो 5 के 5 जो है वो यहाँ पे आ जाएंगे, या फर्ज, ठीक है, यहाँ पे आ जाएंगे। अगर इलेक्ट्रॉन है, डी इलेक्ट्रॉन है 7, ठीक है, तो 6 नीचे आ जाएंगे, 1 ऊपर आ जाएगा। अब आपने कैलकुलेट करना है कि ये इसको मेटल कॉम्प्लेक्स बनने से ये कितना स्टेबल हुआ है, ठीक है, उसको हम कैलकुलेट करते हैं। एक हमारे पास वैल्यू होती है डेल्टा, तो उसको शो करते हैं, जिसको हम
क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कहते हैं, ठीक है। इसको डेल्टा नॉट से भी शो, डेल्टा ओ से भी शो करते हैं, जिसका मतलब होता है कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी या उसकी स्टेबलाइजेशन एनर्जी। यहाँ तक समझ आ रही है बात। अब ये जो डेल्टा नॉट है ये किसके इक्वल होती है, ये हमें हमारे पास आती है कहाँ से कि हम जो है वो स्टेबिलिटी में से अनस्टेबिलिटी को क्या करें, माइनस करें, या उन दोनों को, या इस तरह से कर लें कि हम एक को माइनस में ले लेते हैं, एक को प्लस में ले लेते हैं, ऊपर वाली को माइनस में ले लेते हैं, नीचे वाली को हम क्या ले लेते हैं, प्लस में। और इसकी एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला होता है कि हम जो डेल्टा है T2G, आपको पता है ये जो नीचे वाले तीन होते हैं ना, इन तीनों को हम T2G कहते हैं, ठीक है। और ये जो ऊपर वाले दो हैं इनको हम EG कहते हैं, सही है, जो दो ऑर्बिटल ऊपर हैं उनकी बात कर रहा हूँ। अच्छा, अब हमने जब T2G की एनर्जी कैलकुलेट करनी होती है तो हर इलेक्ट्रॉन को हम एक 0.4 से मल्टीप्लाई करते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो इसकी एनर्जी आ जाती है। अब यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है तो 0.4 मल्टीप्लाई बाय 6, ठीक है, तो ये आ जाएगा 2.4, मतलब इनकी एनर्जी हो गई 2.4 सबकी मिला के, मतलब हम कहते हैं कि इनकी एनर्जी 2.4 कम हुई है। अच्छा, दूसरी तरफ जो EG है उसकी एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं कि हर एक इलेक्ट्रॉन को मल्टीप्लाई करते हैं 0.6 से, ठीक है, 0.6 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है तो ठीक है, तो इसकी एनर्जी आ जाएगी 0.6, ठीक है, तो ये माइनस में लेते हैं हम आमतौर पे, सही है ना। तो 2.4 माइनस 0.6 आपके पास आ गया 1.8, तो ये जो 1.8 आता है इसको हम कहते हैं ये क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी है, जिसको हम डेल्टा O से रिप्रेजेंट करते हैं। ये बात समझ आई है यहाँ तक। अब आ जाए जिंक पे। जिंक जो होता है ना उसका जो d ऑर्बिटल है, उसके d ऑर्बिटल में होते हैं 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अच्छा, इसके जिंक की बात कर ले हम, जिंक, ठीक है, इसके D10 होता है, D में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, किस फॉर्म में, जब जिंक +2 की फॉर्म में होता है। अच्छा, इसके 10 इलेक्ट्रॉन जब हम फिलिंग करते हैं तो ये T2G भी फिल हो जाता है और EG भी क्या होता है जी, फिल हो जाता है, ठीक है। अब अगर हमने इसकी कैलकुलेट करनी है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, तो हमें पता है कि क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी बराबर होती है T2G, ठीक है, जमा EG, डेल्टा EG, ठीक है। अब उसका फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है कि भाई T2G में अगर कैलकुलेट करनी है इसमें, तो हम क्या करते हैं 0.6 से मल्टीप्लाई करते हैं, 0.4 से सॉरी मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है तो इनको 0.4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2.4। इसी तरह इनकी एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए आप इसको -0.6 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो -0.6 मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये भी आ जाएगा -2.4, ठीक है। इन दोनों को अगर आप जमा करते हैं 2.4 -2.4 तो आंसर आता है 0, तो इसका मतलब आपके पास यहाँ पे क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कितनी आई, 0 आई, जिंक की फॉर्म में। ये पॉइंट समझ आया? डायरेक्ट रिलेशन है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी से, क्या चीज सर? स्टेबिलिटी का डायरेक्ट रिलेशन है इसके साथ क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन, इसका डायरेक्ट रिलेशन है। स्टेबिलिटी भी बेसिकली क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन स्टेबिलिटी पे डिपेंड करेगी, एनर्जी पे डिपेंड करेगी। सर फिर जिंक सबसे कम स्टेबल है? अच्छा नहीं, अब मैं कह रहा हूँ कि इस जो स्टेबिलिटी है ना बेसिकली इसके साथ डायरेक्ट रिलेशन है, लेकिन वो और भी फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है ना, वो चार्ज पे भी डिपेंड कर रही है, वो साइज पे भी डिपेंड कर रही है, ठीक है, वो नेचर ऑफ मेटल पे भी डिपेंड कर रही है, आगे हम पढ़ेंगे, वो लिगेंड पे भी डिपेंड कर रही है, सही है ना। अब हम इसकी डिस्कशन कर रहे हैं सिर्फ CFSE के हिसाब से, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी के हवाले से, सही है ना। तो हम ये कह रहे हैं कि क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी के हवाले से इसको कोई स्टेबिलिटी नहीं मिलती, क्लियर, ठीक है। लेकिन इसके मुकाबले में जो आपके पास आ जाता है वो जो कॉपर, उसको उसके अंदर 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो जब 9 इलेक्ट्रॉन होंगे तो क्या होगा कि उसका ये जो ऊपर वाला 1 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन कम होगा, तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे इसके 4 की बजाय 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। और जब 3 इलेक्ट्रॉन होंगे तो फिर क्या होगा जी, इसकी जो एनर्जी है यहाँ पे आ जाएगी
ये जो कैलकुलेट हम करेंगे वो आएगी -1.8, ठीक है। तो जब आप 2.4 में से अब आप माइनस करेंगे 1.8 को, 1.8 को माइनस करेंगे, -1.8, तो आपके पास आंसर आएगा 0.6, सही है। तो ये मैंने किसके लिए कैलकुलेट की? कॉपर के लिए, कॉपर +2 के लिए। बल्कि उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 9 भी नहीं होते, 8 होते हैं उसमें। ये पॉइंट समझ आया जी? सर 9 ही होते हैं। हाँ 9 ही होते हैं, सॉरी, हाँ 9 होते हैं। तो कॉपर +2 की स्टेबलाइजेशन एनर्जी आई क्रिस्टल फील्ड 0.6। अब यहाँ से हमने जो ना वो मैं ये कंक्लूड कर रहा हूँ कि भाई इस फैक्टर की वजह से क्या होता है कि इधर गया है, ये इस फैक्टर की वजह से ये होता है कि ये जो जिंक है इसका साइज छोटा होने के बावजूद जो है इसकी जो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी है वो उससे क्या हो जाती है? कम हो जाती है, ठीक है। तो मतलब क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कम होने की वजह से इसकी जो स्टेबिलिटी है वो कॉपर की निस्बत क्या होती है जी? कम होती है। तो ये यहाँ पे जो ना एक पॉइंट था जिसको हम एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे थे कि क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी जिंक की 0 होती है क्योंकि उसकी D10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, ठीक है। लेकिन कॉपर का साइज बड़ा होने के बावजूद उसकी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी ज्यादा है, इस वजह से वो स्टेबिलिटी उसकी ज्यादा है, ठीक है। और इसी वजह से हम कहते हैं कि जब हम एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन करते हैं स्टेबिलिटीज को तो हमारे पास जो ट्रेंड आता है स्टेबिलिटीज का वो ये वाला आता है कि जिसमें सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी कॉपर की होती है। हालांकि हम कहते थे कि साइज के एतबार से देखें तो निकल की होनी चाहिए थी, ठीक है, और जिंक की भी ज्यादा कॉपर से ज्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन कॉपर की सबसे ज्यादा है क्योंकि जिंक की 0 है और निकल की भी कम है, और मैंगनीज की जो है वो भी क्या है यहाँ पे ऑलमोस्ट 0 होती है, ठीक है। तो बहरहाल ये वो सारे फैक्टर्स थे जिनकी बुनियाद पे हम कहते हैं कि क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी का भी किरदार होता है स्टेबिलिटी को डिफाइन करने में। देखिए मैं अगेन एक बात आपको क्लियर कर दूं कि किसी एक फैक्टर की बुनियाद पे आप नहीं कहते कि ये स्टेबल है या अनस्टेबल है। हमने जितने भी फैक्टर्स पढ़ने हैं सबको हम जहन में ला के फिर डिसाइड करते हैं, फिर कोई उसके ऊपर जो ना वो फतवा सादर करते हैं कि भाई ये इसकी स्टेबिलिटी पे ये चीजें इफेक्ट कर रही है और इस तरह से इसकी स्टेबिलिटी पे इफेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो मतलब पहली दो चीजें आपने पढ़ ली, चार्ज और साइज। यहाँ पे आपने देखा कि चार्ज और साइज का तो दूर की बात, यहाँ पे एक तीसरा फैक्टर भी इन्वॉल्व हो गया कि अगर चार्ज और साइज का मतलब इशू जो है वो सिर्फ उसी पे डिपेंड नहीं करती बल्कि उसके अलावा क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी का फैक्टर भी आता है, सही है। ये समझ आया पॉइंट? कह रहा था कि ये जो अर्विंग विलियम सीरीज है ये वाली, ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन्ड है और ये सीरीज जो है ना वो इतनी मतलब यूजफुल है कि वो कहता है कि भाई आप कोई भी लिगेंड यूज कर लेना तो स्टेबिलिटी कांस्टेंट का ट्रेंड यही होगा। लिगेंड चेंज करने से स्टेबिलिटी कांस्टेंट का ट्रेंड चेंज नहीं होगा, ठीक है। मसलन आपको आगे एक एग्जांपल ये देखें जरा, इस एग्जांपल में देखें आपके पास वही सारे 3D ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के मैंगनीज से लेके जिंक तक, सही है ना। तो इनमें देखें 4 मुख्तलिफ लिगेंड को यूज किया गया है। एक में ये है जो ना वो ये अमाइनो एसिड टाइप है, एक इथाइलिन डाइअमाइन है, ठीक है, एक ये वो ऑक्सैलिक एसिड है और एक जो ना वो। अब ये इनमें देखें जरा कि 4 मुख्तलिफ लिगेंड के साथ जो स्टेबिलिटी कांस्टेंट का ट्रेंड है वो सेम है। मतलब सबके अंदर एक मखसूस लिगेंड को लें तो हाईएस्ट हमेशा किसकी आ रही है? कॉपर की वैल्यू आ रही है। हर एक में हाईएस्ट वैल्यू जो ना वो किसकी आ रही है? कॉपर की आ रही है। तो मतलब हम कह सकते हैं कि ये जो अर्बन विलियम सीरीज है ये लिगेंड पे मतलब लिगेंड इसको इफेक्ट नहीं करता। लिगेंड आप जो मर्जी यूज कर लें किसी भी मेटल के साथ, ठीक है, इन सारी मेटल्स के साथ लिगेंड कोई भी यूज कर लें तो जो स्टेबिलिटी कांस्टेंट का ट्रेंड है वो हमेशा जो है वो क्या रहेगा? सेम रहेगा। जी मुनीर, ये जो ग्राफ बना हुआ है स्टेबिलिटी पे बना हुआ है? स्टेबिलिटी कांस्टेंट को शो कर रहा है लॉग के। ये जो आपने स्टेबिलिटी कांस्टेंट पढ़ा था ना, स्टेप वाइज ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट। तो अगर ऊपर जाएगा ग्राफ इसका मतलब स्टेबिलिटी उसकी बढ़ रही है? बढ़ रही है, स्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा हो रही है ना। ओके, ठीक है। 3 फैक्टर्स जो है ना वो पहले जो भी मेंशन किए हैं इनकी एग्जांपल्स और उनकी वैल्यूज के साथ उसको एग्जांपलीफाई किया है, ठीक है। ये जो चार्ज है और साइज है और जो क्रिस्टल फील्ड इफेक्ट है
इन तीनों को समराइज किया गया है और उसकी जो ना एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज और ये मुख्तलिफ एग्जांपल्स लेके, मिसाल के तौर पर ऊपर वालों में हमने एग्जांपल जो ना लिगेंड लिया है हाइड्रोक्साइड को, जिसमें हमने चार्ज का इफेक्ट देखा। सब में हाइड्रोक्साइड जो ना वो है एज ए लिगेंड, लेकिन इनमें जो ना वो जो फर्क आ रहा है चार्ज का आ रहा है +1 +2 या +3 या कोई भी चार्ज नहीं है। उसकी वजह से आप देख रहे हैं कि log k की वैल्यू जो ना वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है। ठीक है, इसी तरह दूसरे वालों में भी हमने हाइड्रोक्साइड ही लिया है एज ए लिगेंड और उसमें जो ना वो हम मेटल आयन के साइज को देख रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे साइज बढ़ रहा है वैल्यू कम हो रही है। ठीक है ना, ये बेरिलियम से अगर आप बेरियम तक जाएं तो साइज कम होता है, साइज बढ़ता है, साइज बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम होगी। इसी तरह से तीसरे में क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी वाला जो अभी हम डिस्कस करके आए हैं, तो ये उसकी मजीद जो है ना वो 2-3 एग्जांपल्स थी जहाँ से हम एक आइडिया कर सकते हैं कि ये कैसे उसको क्या कर रहा है, इफेक्ट कर रहा है। अच्छा जी, नेक्स्ट